वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। ये शो मंडे टू सैटरडे चलता है और इसमें चर्चा होती है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। 4 सवालों के माध्यम से मैं आपको वो 40 बातें बताने का प्रयास करता हूँ जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, वीओ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपने उन सारे दोस्तों के मध्य से शेयर करिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी में पॉलिटी से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है, कार्यकारी निकायों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एग्जीक्यूटिव बॉडीज? एग्जीक्यूटिव बॉडीज यानी कार्यकारी निकाय के बारे में, ये संविधान के तहत स्थापित होते हैं, यानी दे आर एस्टेब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यह एक कानून द्वारा बनाए जाते हैं, यानी दे आर क्रिएटेड बाई स्टैट्यूट, यानी कानून के द्वारा बनाए जाते हैं, बाई लॉ बनाए जाते हैं। ये सरकार के एक कार्यकारी आदेश के द्वारा यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, दे रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। कार्यकारी निकाय के बारे में यहाँ बातचीत की जा रही है। कार्यकारी निकाय जिसे गैर वैधानिक नॉन स्टेटुअरी बॉडी भी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कहते हैं, उनके बारे में यहाँ बातचीत हो रही है। तो निकाय के बारे में मेरे भाई मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दे रहा हूँ। कभी भी किसी निकाय के बारे में सवाल आएगा तो अगर आप ये अभी ये चार्ट समझ ले रहे हैं तो कभी गलत नहीं होगा। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आप देखें तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो बॉडीज़ हैं उनमें एक होती है जिसे आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसे आप संवैधानिक निकाय के नाम से जानते हैं। संवैधानिक निकाय का अर्थ है कि जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। और दूसरी होती है जिसे आप कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक निकाय। मेरे भाइयों, गैर संवैधानिक निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि ये असंवैधानिक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो जाती है, लोग इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देते हैं। तो मेरे भाई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मत बोला करिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक ऐसे निकाय होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, यानी जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यदि आप आतंकवादी संगठन की बात करेंगे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संगठन, तो ये असंवैधानिक होगा। असंवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान के खिलाफ हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संवैधानिक, यानी जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो। अब जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो संवैधानिक निकाय है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे आप कहते हैं अस्थाई संवैधानिक निकाय, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो संविधान के द्वारा अस्थायी तौर पर स्टेब्लिश्ड है, जैसे सीएजी अस्थायी रूप से संविधान के द्वारा स्टेब्लिश है, अनुच्छेद 148 के तहत ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है। जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आर्टिकल 315 के तहत अस्थायी रूप से स्टेब्लिश्ड है, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और दूसरी होती है जिसे कहते हैं अस्थायी, ठीक है, टेम्पोररी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अस्थायी संवैधानिक निकाय। ये संविधान में ही होता है, संविधान के प्रोविजंस के थ्रू ही स्टेब्लिश होता है, यानी संविधान के प्रावधानों के थ्रू ही गठित होता है, लेकिन टाइम टू टाइम इसका गठन किया जाता है, समय समय पर इसका गठन किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा फाइनेंस कमीशन, अंडर आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार। आईएससी, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, आईएससी इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, आर्टिकल 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका उद्देश्य होता है केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करना, केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग की भावना स्थापित करना। तो ये अस्थायी संवैधानिक निकाय है आपका, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक परमानेंट अस्थाई, एक नॉन परमानेंट, ठीक है। दूसरी बात, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल को गैर संवैधानिक आप कहते हैं, या इसे आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संविधानेतर, जो संविधान के इतर, जो संविधान में न हो, ठीक है। अब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी दो प्रकार की होंगी। एक जो बाई लॉ बनेगी, बाई लॉ मतलब कानून के द्वारा बनेगी, जो कानून के द्वारा गठित की जाती हैं, बाई लॉ बनती हैं, ठीक है, उन्हें हम स्टेटुअरी बॉडी कहते हैं, या इन्हें हम सांविधिक निकाय के नाम से जानते हैं। संवैधानिक नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, इसे मैं कह रहा हूं सांविधिक निकाय, या इसे आप वैधानिक निकाय भी कह देते हैं, इसमें कोई बुराई
नहीं है। स्टेटुअरी बॉडी सांविधिक निकाय जो बाई लॉ बने, बाई लॉ बने मीन्स कि कानून के द्वारा, संसदीय कानूनों के द्वारा जो गठित की जाए उन्हें हम स्टेटुअरी बॉडी वैधानिक निकाय कहते हैं या सांविधिक निकाय कहते हैं। और दूसरा, जो बाई बाई ऑर्डर बने, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा यानी आदेश के द्वारा जो बने, उसे हम गैर सांविधिक निकाय कहते हैं या नॉन स्टेटुअरी बॉडी कहते हैं। गैर संवैधान सांविधिक निकाय या नॉन स्टेटुअरी बॉडी इसे बोलते हैं या गैर वैधानिक बोलते हैं। एग्जाम्पल, बाई लॉ जैसे एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, माफ कीजिएगा, ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बाई लॉ बना है, तो ये कैसी बॉडी होगी? सांविधिक निकाय होगा। आरबीआई एक्ट के तहत बना होगा, कैसी बॉडी होगी? सांविधिक स्टेचुअरी बॉडी होगी। ठीक है। नीति आयोग, नीति आयोग क्या किसी कानून के तहत बना है क्या? नहीं, ये कार्यकारी आदेश के तहत बना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बना, इसलिए ये गैर सांविधिक निकाय। और यही निकाय जो नॉन स्टेचुअरी होते हैं, बाई ऑर्डर बनते हैं, इन्हें ही हम एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कहते हैं, इन्हें ही हम कार्यकारी निकाय भी कहते हैं, जो कार्यकारी आदेश के द्वारा बनते हैं, जैसे नीति आयोग आपका। ठीक है। और ये दोनों, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगा और ये भी आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, दोनों आपके गैर संवैधानिक निकाय ही होंगे। आई होप अब आप समझ गए होंगे। अगर यादों से बाहर निकलिए, अगर यादों में है तो समझ जाएंगे। ठीक है। हाँ, सुबह सवेरे 7 बजे क्लास है, मुझे पता है आधे लोग नींद में रहते हैं, जो लोग लाइव देख रहे हो तो नींद में ही रहते हैं। ठीक है। लाइव क्या, रिकॉर्डेड वीडियो होता है, प्रीमायर चलता है। तो जो लोग नींद में नहीं हैं वो लोग जो है दिन दोपहर देख रहे हैं, शाम को या दोपहर देख, लेकिन देखिए जरूर। 24 घंटे में अगर आप इंडियन पॉलिटी के लिए 20 मिनट का समय निकाल लिए तो मेरा दावा है कि ब्रह्मा जी स्वयं सवाल नहीं गलत करा पाएंगे, अगर 6 महीने आपने ये 20 मिनट शो देख लिया तो। हालांकि बहुत बड़ा दावा मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप पढ़ेंगे तो जरूर ऐसा होगा। खैर, तो ये संविधान के तहत स्थापित होते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान के तहत जो स्थापित होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा, संवैधानिक निकाय होगा, गलत हो जाएगा। कानून के तहत जो स्थापित होगा वैधानिक या सांविधिक या स्टेटुअरी बॉडी होगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। कार्यकारी आदेश, बिल्कुल सही, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एंड सी इज योर राइट आंसर। ठीक है। चलिए, रोज थोड़े सवाल बड़े होते हैं लेकिन आज सवाल थोड़े छोटे हैं, लेकिन आज सवाल छोटे हैं बट ऐसे हैं जो एग्जाम में आने के योग्य हैं, आए हैं और आ सकते हैं, ऐसे सवाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य के पालन को लागू करने के लिए जारी की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, परमादेश, सर्शियोररी, उत्प्रेषण एंड अधिकार परीक्षा को वारंटो। बात यहाँ रिट की हो रही है ना? तो रिट की बात हो रही है तो एक बात यहाँ समझिएगा, इस प्रश्न की व्याख्या में मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि रिट एक प्रकार का न्यायालयीय आदेश होता है, ये एक प्रकार का जुडिशियल ऑर्डर है ना? किसके किसके द्वारा जारी किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है अंडर आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट रिट तब जारी करता है जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो, यानी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो, तब सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है 5 प्रकार की। ये देखो 4 इधर लिखी हुई है, एक और होती है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। ठीक है। हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है। हाई कोर्ट रिट कब जारी कर सकता है? हाई कोर्ट रिट तब जारी कर सकता है जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, यानी मौलिक अधिकार का हनन हो, एज वेल एज किसी अन्य अधिकार का भी हनन हो, तब भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ रिट हाई कोर्ट हैव अ ब्रॉडर जुरिस्डिक्शन देन द सुप्रीम कोर्ट। है ना? ये सवाल बहुत चाय की दुकानों पे पूछा जाता है कि रिट के मामले में किसका क्षेत्राधिकार बढ़ा है। खूब लोग रट के बैठे रहते हैं, हाई कोर्ट हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तुलना में व्यापक है। हाई कोर्ट हैव अ लार्जर जुरिस्डिक्शन। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के मामले में तो रिट जारी ही कर सकता है, साथ साथ अन्य अधिकारों के मामले में भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, इन्हीं दो न्यायालयों को अभी तक रिट जारी करने की शक्ति है, बाकी किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति नहीं है। क्या भविष्य में मिल सकती है?
भविष्य में दी जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा। संसद को अधिकार है कि संसद अन्य न्यायालयों तक भी रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर सकती है, यानी रिट क्षेत्राधिकार का विस्तार संसद अन्य न्यायालयों तक भी कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। 5 प्रकार की रिट होती है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण लिखा ही है आपका, परमादेश लिखा है, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। एक और होती है जिसे आप कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जिसे का मतलब होता है प्रतिषेध। तो संक्षेप में एक बार मैं पांचों रेट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। हैबियस कॉर्पस का अर्थ होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी बंदी को सशरीर प्रस्तुत करो। ये तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाए। आप गोलगप्पे की दुकान पे खड़े हो, गोलगप्पा ठूंस रहे थे, गोलगप्पा मतलब फुल्की बतासे, और पुलिस आई आपको अरेस्ट कर ले गई। आपका दोस्त भी साथ में खड़ा था, आपके दोस्त से रहा नहीं गया, उसने कहा है ऐसे कैसे इलीगल हमारे दोस्त को ले जाओगे। वो पहुंच गया टिंगलिंग टिंगलिंग करके अनुच्छेद 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की, भैया देखो आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ, 14 का वायलेशन हुआ, अवैध गिरफ्तारी है ये। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात की लीगलिटी चेक करेगी कि गिरफ्तारी लीगल है या इलीगल है। तो अगर इलीगल है तो छोड़ने का आदेश देगा, यानी किसी व्यक्ति को यदि अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाए, इलीगल डिटेंशन, अवैध गिरफ्तारी या अवैध डिटेंशन की दशा में ये रिट जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश कब जारी की जाती है? परमादेश जारी की जाती है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपने ड्यूटीज को फुलफिल ना करे, जब कोई सरकारी कार्यालय अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करे, तब जारी की जाती है। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी सरकारी कार्यालय अपनी ड्यूटी फुलफिल न करे या फुलफिल करने के लिए मना करे, तब यहाँ पर न्यायालय आदेश देता है, बी कमांड हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है वी कमांड। उत्प्रेषण और प्रोहिबिशन, इन दोनों को एक साथ समझाता हूँ, समझिएगा। हर कोर्ट का अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है, हर न्यायालय का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है। जैसे इन्फीरियर कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, सबॉर्डिनेट कोर्ट है, जिला अदालत है, इन सब का अपना एक क्षेत्र होता है ना, अपना एक न्यायालयी जुरिस्डिक्शन होता है ना। अगर ये अपने क्षेत्र से बाहर जाके फैसला सुनाएं या कोई ऐसा काम करें जो इनके क्षेत्राधिकार के अंदर ना आता हो, तो क्या कर रहे हैं? गलती ही कर रहे हैं ना। तो अगर कोई इन्फीरियर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करे तो वो लीगल फॉल्ट है ना, एक विधिक गलती है वो। तो उसको रोकने के लिए और क्योर करने के लिए ये रिट बनी हुई है। अगर कोई इन्फीरियर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाए, अगर कोई कनिष्ठ न्यायालय या कोई जुडिशियल हाफ जुडिशियल बॉडी, न्यायिक अर्धन्यायिक निकाय अपने क्षेत्र से बाहर जाए, क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करे, तो उसे रोकने के लिए जो रिट जारी की जाती है वो प्रोहिबिशन होती है, प्रतिषेध। इसमें कहा जाता है टू प्रोहिबिट, रुक जाओ भाई, हेलो ब्रो रुको, दिस इज नॉट योर जुरिस्डिक्शन, ये तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन अगर कोई इंफीरियर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर फैसला दे दे, तो ऐसे में ये जारी की जाती है सर्च्योररी। इसमें जो फैसला है उसे सुधारा भी जाता है और रोका भी जाता है विधिक गलती को। इसका उद्देश्य सिर्फ प्रिवेंटिव नेचर की है, यानी अगर जा ही रही है इंफीरियर कोर्ट तो उसे रोकने के लिए प्रोहिबिशन इशू होगा, लेकिन अगर फैसला दे दिया है तो उसे सही करने के लिए सर्च्योररी। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका क्या अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पोस्ट को हथिया ले जिसके लिए वो लीगली अथराइज नहीं है, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अब आप लोग नकल करके चौटाई करके एसडीएम बन जाए, है ना, पूरी तरीके से नकल करके एग्जाम सही से ना दें, हाँ, और चौटाई करके कोई आदमी नकल करके एसडीएम बन जाए, तो इसका मतलब आपने इलीगली पोस्ट को लिया है ना। तो किसी भी पब्लिक पोस्ट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए जो रिट जारी की जाती है वो होती है अधिकार परीक्षा। किसी सार्वजनिक पद की वैधता के लिए जो रिट जारी की जाती है वो होती है अधिकार परीक्षा। तो इसमें क्या पूछा है? सार्वजनिक कर्तव्य को पालन करने के लिए तो पब्लिक अथॉरिटी अपने कर्तव्यों का पालन करे, इसके लिए परमादेश है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमादेश। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया? कौन से संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया? पहला लिखा हुआ है 86 अमेंडमेंट, दूसरा 89 अमेंडमेंट, तीसरा 91 अमेंडमेंट और चौथा है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, तो देखो, पहले अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रोविजन था, लेकिन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 89वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? इन्हें अलग कर दिया गया। ठीक है, इन्हें अलग कर दिया गया। 338 ए के तहत नेशनल कमीशन फॉर एससीज, यानी अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338 बी के तहत, माफ कीजिएगा गलत निकल गया मुंह से, 338 के तहत नेशनल कमीशन फॉर एससीज यानी अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, और 338 ए के तहत
नेशनल कमीशन फॉर एसटीज यानी अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। और 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा तो एक और बन गया है अब, 338 बी के तहत पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। इन वर्गों का संरक्षण संवर्धन करना इन आयोग का क्या है, कार्य है। तो अनुसूचित जाति आयोग 338 के तहत संवैधानिक निकाय, अनुसूचित जनजाति आयोग 338 ए के तहत संवैधानिक निकाय है। इन दोनों में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर। 3 साल का जनरली टेन्योर होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। तो 86 अमेंडमेंट यहाँ नहीं, 86 अमेंडमेंट एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 ए जोड़ा गया, जिससे 6 से लेके 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट दिया गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही 11वीं मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर गार्जियन दें, ऐसा सुनिश्चित किया गया। इसी 86 अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 45 में मॉडिफिकेशन किया गया। इसमें लिखा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी शिक्षा का प्रावधान राज्य करे, लाइक आंगनबाड़ी। तो ये 3 परिवर्तन हुए 86 में। 89 में आपने देखा ही क्या हुआ, इसका आंसर यही होगा। 91वां मंत्रिपरिषद की संख्या को लिमिटेड किया गया, यानी मंत्रियों की संख्या केंद्र में प्रधानमंत्री को मिलाकर, सेंटर में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, यानी मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। और राज्य में विधानसभा के 15% से ज्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं होगी मुख्यमंत्री को मिला के, और निम्नतम 12 से कम नहीं होगी, 12% नहीं, संख्या में 12 से कम नहीं होगी। और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका जीएसटी से रिलेटेड है ना, जीएसटी आया था 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक, आई होप अब आप समझ गए। आंसर इसमें बी होगा आपका। चलिए अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार प्राप्त है? नहीं, मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है भाई, मूल क्षेत्र प्राप्त है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन प्राप्त है। ठीक है, यह कह रहा है कि कौन से आर्टिकल के तहत उसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है, समझते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब, या इसे आप आरंभिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। ठीक है, इसे मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी कहा जाता है, एक्सक्लूसिव या अनन्य क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है, अनन्य क्षेत्राधिकार या एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन भी कहा जाता है। ऐसे मामले जिनकी शुरुआत ही सुप्रीम कोर्ट से होती है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। ऐसे मामले जिनकी शुरुआत ही सुप्रीम कोर्ट से होती है, स्टार्टिंग ही सुप्रीम कोर्ट से हो, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। कौन से विवाद? तो आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डीलिंग अबाउट द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन से विवाद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत देश में संघीय विवादों का निपटारा भी कराती है। संघीय विवाद यानी फेडरल डिस्प्यूट, और किसी भी संघात्मक व्यवस्था में, किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर में जहां केंद्र राज्य दोनों हो, वहां केंद्र और राज्य दोनों में डिस्प्यूट होने की पॉसिबिलिटी है, विवाद होने की संभावना है। तो कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो निष्पक्ष रूप से संघीय विवादों का निपटारा कराए। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत देश में संघीय विवाद का निपटारा कराती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को आप फेडरल कोर्ट भी कहते हैं। इसीलिए भारत देश में सुप्रीम कोर्ट एक संघीय न्यायालय भी कहा जाता है, क्योंकि यह संघीय विवाद का निपटारा कराता है। संघीय विवाद कैसे विवाद होते हैं भैया? संघीय विवाद का मतलब है कि सेंटर स्टेट के मध्य विवाद खड़ा हो जाए, स्टेट स्टेट के मध्य विवाद खड़ा हो जाए, एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद खड़ा हो जाए, सेंटर प्लस एक से अधिक राज्यों के मध्य क्या हो जाए, विवाद खड़ा हो जाए। ठीक है, तो ऐसे विवादों को हम संघीय विवाद कहते हैं, फेडरल डिस्प्यूट कहते हैं। और ऐसे विवादों का निपटारा कराने की जो मूल कोर्ट है यानी ओरिजिनल कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, यानी ऐसे विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किसी अन्य न्यायालय में ऐसे विवादों का निपटारा नहीं हो सकता है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए इन 4 सवालों के माध्यम से ढेर सारी बातें आपने सीखी होंगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
और अगर आपने इस सवालों के माध्यम से ढेर सारी बातें सीखी हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मेरे से रिलेटेड सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहती है। यहाँ पर भी आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी फॉलो करके आप अपडेट्स जान सकते हैं, ठीक है। तो क्लास लिंक, क्लास अपडेट्स के लिए कोई नई चीज़, नई इनिशिएटिव लिया जा रहा है या मुझसे बात करना है या किसी भी प्रकार का कोई संदेह है तो यहाँ ज्वाइन करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ मेरे भाइयों, यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो यूपी पीसीएस की कंप्लीट तैयारी के लिए हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है आरंभ। और इस समय आरंभ का 17वां बैच हमारे यहाँ चल रहा है। 16 सक्सेसफुल बैच चल चुके हैं, 17वां बैच ऑनगोइंग है, ठीक है। और इसमें 17 तारीख को एडमिशन आपका क्या होगा, क्लोज होगा। इसमें 17 तारीख को एडमिशन क्लोज होगा आरंभ 17.0 में। ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाती है। प्री मेंस दोनों की तैयारी आपकी कराई जाती है। एक फाउंडेशन बैच होता है जिसमें 1100 प्लस घंटे की क्लासेस आपको मिलती हैं और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पूरी तरीके से फ्री होता है। 1100 प्लस घंटे की क्लासेस आपको मिलती हैं, ठीक है। और इस बैच में यदि आप इनरोल करना चाहते हैं, सारी बातें जानना चाहते हैं, तो कहाँ से आपको सारी बातें जानने को मिलेगी ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन इससे पहले एक बात और ध्यान रखिएगा, बैच में इनरोल करने के लिए इस समय स्टेप सक्सेस सेल चल रही है हमारे यहाँ, जिसमें 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ, ठीक। और लेकिन ये ऑफ आपको तब मिलेगा जब आप ये कोड लगा दीजिएगा। ये मेरा कोड है भाई, अध्यापक का कोड किसी भी अध्यापक का आप लगा सकते हैं। अध्यापक का कोड लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा डिस्काउंट मिलता है। VL लाइव, विपुल लव लाइव, ठीक है। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप ये कोड लगाइएगा। कैसे लगा सकते हैं, तो देखिए इस कोर्स में एनरोल करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जानकारी लेने के लिए भी बताता हूँ मैं आपको कि ये देखिए गूगल पे सामान्यतः सिंपल शब्दों में लिख दीजिए स्टडी आई क्यू, लिख दिया। ये वेबसाइट ओपन करिए www.studyIQ.com, ओपन हो गई। अब इसमें आप नीचे जाएंगे तो देखिए एक्सप्लोर आवर मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेस, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे स्टेट पीसीएस, जुडिशरी सब लिखा है। स्टेट पीसीएस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर दीजिए। उत्तर प्रदेश पे क्लिक करने के बाद देखिए दिख रहा है आरंभ 17.0। ये एक फाउंडेशन बैच है बिगिनर के लिए जो पूरी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। प्री की टेस्ट सीरीज भी आपको दिख रही होगी, प्री का भी बैच आपको दिख रहा होगा। तो प्री की टेस्ट सीरीज, अगर जिनको टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है यहाँ एनरोल कर सकते हैं, प्री का बैच लेना है यहाँ ले सकते हैं। केवल मेंस का बैच ये है, और ये फाउंडेशन प्री और मेंस दोनों का बैच है। बाय नाउ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ दो तरह के बैचेज आपको दिखाई पड़ेंगे, एक गोल्ड और दूसरा प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम में क्या अंतर है, गोल्ड में 5 फीचर हैं। पहला, 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, करंट अफेयर मैगजीन, 2 साल की वैलिडिटी। तो जिन लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ना है ये बिल्कुल सही है, उनके लिए आप पूरा सिलेबस इसमें पढ़ सकते हैं, प्री और मेंस दोनों का। अब प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम उन लोगों के लिए है जो किताब और टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ नहीं खरीदना चाहते, सब कुछ यहीं से प्राप्त कर लेना चाहते हैं, पूरी तैयारी। तो प्लेटिनम में गोल्ड वाली तो ये 5 बातें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ ही साथ 5-7 फीचर और, किताबें आपके घर जाएंगी, एनसीईआरटी का एक कोर्स एक्स्ट्रा मिलेगा, प्री का एक कोर्स एक्स्ट्रा मिलेगा, एमसीक्यू का एक कोर्स एक्स्ट्रा मिलेगा, मेंस आंसर राइटिंग का एक कोर्स एक्स्ट्रा मिलेगा, और 4 साल की वैलिडिटी होगी। ये 5-6 फीचर एक्स्ट्रा है प्लेटिनम में। प्लेटिनम और गोल्ड में डिफरेंस आपने समझा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ कॉल करिए 9289996923। मेरा नाम बताइए, आपको पूरी काउंसलिंग यहाँ पर मिलेगी 9289996923 पर। यहाँ डाउनलोड करके आप सारी बातें भी जान सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये फीस थोड़ा अगर आपको ज़्यादा दिख रही है तो बाय नाउ पे क्लिक करिए, अपना मोबाइल नंबर इंटर करिए, उसके बाद OTP डालिए और यहाँ कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आता है, इसमें आप लिखिए VL लाइव, ठीक है। VL लाइव लिखिए, देखिए 9,999 का डिस्काउंट। गोल्ड आपका पड़ रहा है 9,999 का और प्लेटिनम आपका पड़ रहा है 15,999 का। तो अपना सुविधानुसार आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ बी हेल्दी, यानी खुश रहना। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।